हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे ग्रुप डी स्पेशल साइंस सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी का पार्ट 2। किसका? बायोलॉजी का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आपने उसको पहले नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। और साथ में ही इसके और सेक्शन का, जिससे साइंस का और जीएस का भी सेशन चल रहा है, सीरीज चल रहा है, आप उसे भी अवश्य देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। आपके छोटे से सहयोग से हमारा सहयोग हो सकता है। तो प्लीज़ 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 ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। इसके पहले वाले सेशन में इससे पहले का टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है। आज का हमारा टॉपिक है जैव अणु, जिसमें हम लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के विषयों में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। केसिन हमारा एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? जो दूध में पाया जाता है। आइए इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। प्रोटीन जो होता है वह एमिनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रोटीन किसका यौगिक होता है? तो एमिनो अम्ल का यौगिक होता है, जिसमें प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रकृति में एमिनो अम्ल कितने पाए जाते हैं? 20 से 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन जो होता है वह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर होता है। केसिन जो होता है वह एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह केसिन के कारण होता है, और जबकि गाय के दूध में हल्का सा पीला रंग होता है जो बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमिनो अम्ल किसका यौगिक होता है? प्रोटीन जो होता है वो किसका यौगिक होता है? तो एमिनो अम्ल का यौगिक होता है। प्रकृति में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 से 22 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का जो संगठन होता है वो क्या क्या चीज़ से बनकर मिलकर बना होता है? तो याद रखेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। जो केसिन प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है? तो वह दूध में पाया जाता है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे, केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। जबकि गाय का जो दूध हल्का पीला होता है वह किसके कारण होता है? तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। इतने सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन के इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग कैलोरी का उपयोग करते हैं। कैलोरी जो होता है वह ऊर्जा मात्रा का मापन का एक इकाई होता है। यह मापन की मीटरी पत्ती का अंग होता है। इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा और कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? तो एंजाइम जो होता है वह एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होता है। एंजाइम के बारे में कुछ जानते हैं। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंजाइम जो होता है वह उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, अर्थात प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यह जो है, इस प्रकार के प्रोटीन जो होता है वह प्रकृति में ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीव कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है, एंजाइम कहलाता है। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है विल्हेम कुहने। उन्होंने एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलों में मीठापन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी होता है? तो फलों में मीठापन के लिए जो है वह फ्रक्टोज जो होता है वह उत्तरदायी होता है। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर जो होता है एक साधारण चीनी होता है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कार्बन होता है। अगला प्रश्न है,
पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादपों में जो कार्बन होता है वह सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य जो हिस्सा है वह पानी से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। जो विटामिन जो होता है वह मैक्रो पोषक तत्व नहीं होता है, जबकि वह, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जीन कहा जाता है। जीन जो होता है वह केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका व क्रोमैटिन मिलता है। जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें केंद्रक व क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्र द्रव में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक के अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जलिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए क्या अर्थ है? तो वह होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। बालों का रंग जो होता है वह मेलानिन के कारण होता है। बालों का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। क्षार से किसका निर्माण होता है? तो एमआरएनए का निर्माण किससे होता है? क्षार से होता है। आगे देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं। आरएनए जो होते हैं वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण का संकेत सूचक डीएनए के जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होता है। एमआरएनए अणुओं का नामकरण जो है 1961 ईस्वी में फ्रांसिस जैकबन और तथा मोनार्ड द्वारा किया गया था। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। किसको संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है? याद रखेंगे, एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना है। उसका काम होता है डीएनए कॉपी का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल सी जो है ऑप्शन वह गलत है। सी में क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। यह बिल्कुल गलत है। जबकि डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यह सही है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है एनोटेशन कहा जाता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या बोलते हैं? तो उसको जीन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो वंश जो होता है वह डीएनए का एक हिस्सा होता है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो होता है वह सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व होता है। अगला प्रश्न है,
प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग होता है। प्रोटीन जो होता है वह इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग होता है। इनमें सभी कौन कौन सा है? एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली, यह सबका क्या होता है? एक अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो जो केसीन होता है वह दूध का एक प्रोटीन होता है। अगला हमारा टॉपिक है अनुवांशिकी। कौन सा? अनुवांशिकी। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरा मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम एस्टाइवम। पाइसम एस्टाइवम क्या है? हरा मटर का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिकम जो होता है वह गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का नाम वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। जी मेज जौ का वैज्ञानिक नाम है। जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी मेज नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो लड़की के जन्म का कारण होता है XX गुणसूत्र जो होता है वो लड़की के जन्म का कारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन डी बायोपिक्स सिद्धांत जो है वह ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पृथ्वीकरण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ये तीनों क्या होता है? उसमें उसके आता है, सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होगा, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसको हम आणविक जाति वृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक जाति वृत्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। माता पिता का योगदान अपने जीन्स का आधा हिस्सा का होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम्स होती है। कितनी क्रोमोसोम्स होती हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स होती है, यानी 23 जोड़ी जो है वो क्रोमोसोम्स होती है एक सामान्य मानव के शरीर में। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र जो है वो आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिन जुड़ते हैं? तो क्रोमोसोम्स में जब क्रोमैटिन जोड़ते हैं उस बिंदु को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसके कुछ और भी पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें मेटा केंद्र, मेटासेंट्रिक यानी मध्य केंद्री किसको बोलते हैं? जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, इसमें गुणसूत्र के दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, उसको मध्य केंद्री या मेटासेंट्रिक कहते हैं। उपम केंद्री या सब मेटासेंट्रिक किसको बोलते हैं? गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र से के माध्यम से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी हो जाती है, उसको हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगला है अग्रबिंदु या एक्रोसेंट्रिक। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी तथा एक भुजा बहुत बड़ी हो जाती है, उसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। अगला है अंतःकेंद्रीय टेलोसेंट्रिक। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बौना और गोल होगा। अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज जो होता है वह उसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो जो जीन होते हैं वह अनुवांशिक सामग्री के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति भागों में बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? इसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। जो वनस्पति बीज के बजाय जब हम कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोग होता है? तो उसमें जो है
44 गुणसूत्र प्लस XX गुणसूत्र होता है नवजात बालिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चों का लिंग जो होता है वो किससे? गुणसूत्र से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों जैसे घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत कथन है? आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन ए और बी सही है जबकि सी क्या है? गलत है। अब देखते हैं ए बी में क्या है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, यह बिल्कुल सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक होता है। गुणसूत्र जो होता है वह कारक का वाहक होता है, यह भी सही है। तीसरा है, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप हैं, यह जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में डैश के का शामिल होता है? तो लैंगिक प्रजनन में जो होता है वह विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक मदा युग्मक में डैश क्रोमोजोम्स होता है? मदा युग्मक में कितने क्रोमोजोम्स होता है? तो 23 क्रोमोजोम्स होता है। अगला प्रश्न है, मानव के अनिषेचित अंडे में होता है? मानव का अनिषेचित अंडे में क्या होता है? केवल एक X क्रोमोजोम्स होता है। अगला प्रश्न है, पुरुष गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 23 होती है। 23 जोड़ी होती है पुरुष गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शुक्राणु में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाया जाता है? मानव शरीर की कोशिकाओं में कितनी गुणसूत्र पाई जाती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो जो लैंगिक पुनर्जन्म होता है वह अधिक विविधतापूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, पीढ़ी में यानी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण है? क्या है? प्रबलता है। अगला प्रश्न है, डैश ने वंशानुगत के नियमों को प्रतिपादित किया था? वंशानुगत के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। और इन्होंने इससे संबंधित कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और वे नियम क्या हैं? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, डैश प्रयोग हमें गुणों के विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंडर के प्रयोग जो होता है हमें गुणों के विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के नियम किससे प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, डैश सजीव वस्तुओं के लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान करता है? ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, वंशागति नियम की खोज किसने किया था? वंशागति नियम का खोज किसने किया था? सही आंसर है ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी जनक के रूप में ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोजोम्स उसकी डैश से प्राप्त होता है? X जो होता है वो X क्रोमोजोम्स जो होता है वो माता से प्राप्त होता है, जबकि Y क्रोमोजोम जो होता है वो पिता से प्राप्त होता है।
यदि एक्स एक्स होता है तो शिशु बालिका होती है, और यदि एक्स वाई होता है तो शिशु जो होता है वह बालक होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। तो यह जो होता है निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इसका सही आंसर है सी, परिवर्तन। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या बोलते हैं? तो इसको जो हम लोग आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो जो थैलेसीमिया रोग है वह आनुवंशिक विकार है। थैलेसीमिया क्या है? एक आनुवंशिक विकार है। अगला प्रश्न है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? जो नर युग्मक होता है या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र का क्या होता है? वाहक होता है। अगला प्रश्न है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है 2। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है हमारा, डैश उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। डैश उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी दैहिक जो उत्परिवर्तन होता है वह आनुवंशिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, वह गुणसूत्र जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसको हम लोग प्रबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल कहते हैं, प्रबल है। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। माता पिता क्या है? शुद्ध प्रजनन है, तभी मेंडल का नियम जो क्या होगा वो लागू होगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो वह स्वपरागण के द्वारा प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो जो लैंगिक प्रजनन होता है वह अधिक विविधता ला सकता है। अगला प्रश्न है, डैश आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। तो जो DNA होता है वह आनुवंशिक गुणों का क्या होता है? वाहक होता है। अगला प्रश्न है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, 315। अगला प्रश्न है, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है? तो होता है 9:3:3:3:1 होता है। अगला प्रश्न है, एलील होता है। एलील क्या होता है? एलील जो होता है जीन का वैकल्पिक रूप होता है। जीन का वैकल्पिक रूप क्या होता है? एलील होता है। अगला प्रश्न है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी के आनुवंशिक गुणों में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यह यूजेनिक्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य जो है वह मानव जनसंख्या आनुवंशिकी गुणवत्ता में क्या करना है? सुधार लाना है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जी मेंडल का निधन कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में ग्रेगर मेंडल का क्या हुआ था? जो है वो मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है। एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, यह जो है यही गलत है। पुरुष में ये सही है, सही है। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में क्या है? एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, गलत है। स्त्री में एक्स वाई नहीं होता है जबकि एक्स एक्स होता है, यही गलत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है। तो पुरुषों के यौन गुणसूत्र में एक्स वाई होता है जबकि महिलाओं में एक्स एक्स होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाता है? आमतौर पर मेंडेलियन कारक को हम लोग जीन बोलते हैं। मेंडेलियन कारक को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का इकाई है। वंशानुक्रम का इकाई क्या है? तो जीन जो है वो वंशानुक्रम का एक इकाई है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि इनमें विषम दिखने वाले गुण थे। मटर के पौधों को किस लिए चुना? क्योंकि इनमें विषम देखने वाले गुण थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विविधता डैश है। विविधता क्या है? विविधता जो है उपरोक्त सभी। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर है, एक ही माता पिता के संतान के बीच अंतर है, और माता पिता और संतान के बीच अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक विभिन्नता को क्या बोलते हैं? इसको हम आनुवांशिक विविधता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था? तो मेंडल ने एक संकरण के आधार पर क्या किया था? युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। क्या होते हैं? तो झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। अगला प्रश्न है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है? तो पुरुष में जो है वो एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? वाई गुणसूत्र पाया जाता है। पुनर्जनन, पुनर्जनन का अर्थ क्या है? पुनर्जनन का अर्थ है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना। जब छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है तो उसको हम लोग पुनर्जनन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, अगला हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, जैव विकास। कौन सा? जैव विकास है। इसमें है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमोसेपियंस शब्द जो है वो सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। कोरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। कुछ साधारण नाम है और कुछ वैज्ञानिक नाम है, उसको हम लोग देखते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस है। क्या है? फेलिस कैटस है। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना है। राना टिग्रिना है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कम्पेस्टिस है। ब्रेसिका कम्पेस्टिस है। और धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा एस्टाइवा है। क्या है? ओराइजा एस्टाइवा है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिकम है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? अभी हम लोग पढ़े हैं कि सी लिनियस ने होमोसेपियंस शब्द को क्या किया था? गढ़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्य किसने गढ़ा था? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वर्ड को अल्बर्ट आइंस्टीन ने गढ़ा था। क्या गढ़ा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस शब्द को दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो जो समजातीय प्रकार के अंग होते हैं उनका बुनियादी संरचना और उत्पत्ति समान होता है, लेकिन उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न होता है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनका कार्य भी समान होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग समरूप अंग बोलते हैं। समरूप अंग वैसे अंग होते हैं जिनका मूल संरचना क्या होता है? मूल संरचना भिन्न होता है, अलग होता है, लेकिन वो देखने में एक जैसे होते हैं और उनका कार्य भी क्या होता है? एक जैसा होता है। उनको हम लोग समरूप अंग बोलते हैं। वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उसके द्वारा
किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है उसको हम लोग समजात अंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है डैश समरूप अंग है। तो जो लॉबस्टर की पूंछ है और व्हेल का जो फाल है वो क्या है, एक समरूप अंग होता है। अगला प्रश्न है मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, इसको अफ्रीका में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो डैश में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी, अफ्रीका में विकसित हुई थी। इसका सही आंसर अफ्रीका है। अगला प्रश्न है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के संबंधित हैं जो निम्न में से अफ्रीका में विकसित हुआ था। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो ऊपर पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भव में योगदान नहीं करता है, यानी जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं उसमें योगदान कौन नहीं करता है, तो अपसारी जो विकास होता है वह उसमें योगदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं। मानव जाति का आनुवांशिक मूल जो है वो अफ्रीका में मौजूद है। अगला प्रश्न है मानव की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है, तो मानव की आनुवंशिकता का पता कहाँ से लगाया जाता है, तो अफ्रीकी मूल से लगाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपौरिक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपौरिक का जो सिद्धांत है वह रासायनिक विकास से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन है, रासायनिक विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रजातियों के व्यक्तिगत संस्था को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रजनन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनके विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रजनन जो होता है वह सही होता आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आद्य वायुमंडल कम से कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। अगला प्रश्न है हमारा जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्या है, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक का प्रकाशन 24 नवंबर 1859 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे, तो डायनासोर जो है वो मेसिजोइक ईरा के काल मेसिजोइक युग के दौरान जो है वो फले फूले थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह उसका यह विचार है कि जो नई प्रजाति है उनका विकास जो है वो परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है जीवों द्वारा जीन के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको प्राकृतिक चयन का प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। टायरेंट लिजार्ड किसको कहा जाता है, टायरेनोसोरस रेक्स को टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है। होमोसेपियंस का अर्थ होता है वाइज होमोनिड होता है। होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइज होमोनिड, इसको हम लोग ज्ञानी मानव भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है। होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। अगला प्रश्न है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। अगला है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमियोनाइड्स थे। होमियोनाइड्स कौन थे, तो क्रो मैग्नन थे। कौन थे, क्रो मैग्नन थे।
अगला प्रश्न है जैव विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया जाता है। जैव विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया जाता है? तो याद रखेंगे जैव विकास को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर परिभाषित किया जाता है। किसके सिद्धांत पर? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर परिभाषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डैश के विकास से संबंधित है। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जो चार्ल्स डार्विन जो हैं वह विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन का प्रजाति के विकास का सिद्धांत दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपिथेकस। एंथ्रोपिथेकस। अगला प्रश्न है 2015 में डैश जीनम होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन कोइड्स दक्षिण अफ्रीका की दिनाडेली चैम्बर में की गई थी। यह जो है वो होमो नेलेडी है। अगला प्रश्न है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमो नेलेडी। अगला प्रश्न है टैकिग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो टैकिलोसस जो है वो सरीसृप और स्तनधारियों के बीच का एक संयोजक कड़ी है। अगला प्रश्न है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। अगला प्रश्न है डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्रमिक उन्नति जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है आप विकास का सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? हम जो है वो विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो विकास के सिद्धांत को हम लोग डार्विन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डैश एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये है चार्ल्स डार्विन जो विकास से संबंधित सिद्धांत दिए थे। अगला संबंध है विकास का सिद्धांत हमें आता है कि कैसे सरल जीवन से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। डार्विन विकास का सिद्धांत का अगर जब भी बात आए तब वहाँ पे किसका चर्चा करेंगे? डार्विन का चर्चा करेंगे। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो हाल्डेन ने बताया था कि जीवन जो है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाल्डेन है। अगला प्रश्न है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। जो जीवाश्म जो होता है वह विकासवादी संबंधों के प्रमाण को क्या करता है? प्रदान करता है। अगला प्रश्न है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण था? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वह ऑप्शन नंबर बी, H2SO4, CH4 और NH3 इनका मिश्रण शामिल था। अगला प्रश्न है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। प्रारंभिक पृथ्वी का जो वातावरण है वो NH3, CH4 और H2S से बना हुआ था। अगला प्रश्न है डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो जो ऑक्सीजन था वह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय अपनी मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में कार्बन के विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन का यह पुस्तक है।
अगला प्रश्न है, उन अंगों में से कौन सा समावेशी अंग नहीं है? तो समावेशी अंग जो है वो मस्तिष्क जो है वो समावेशी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है वर्गीकी। क्या है? वर्गीकी है, टैक्सोनॉमी है। चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो जीवों के वर्गीकरण की पद्धति जो है वह कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू किया गया था। कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था, इसलिए उन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो होता है वह वंश का नाम होता है। पहला शब्द किसका नाम होता है? वंश का नाम होता है। और दूसरा जो शब्द होता है वह जाति का नाम होता है। वंश एवं जाति नामों के पश्चात उस वर्गीविद का नाम लिखा जाता है जिसने सर्वप्रथम उस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जीव जगत के सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो वह है कोरोलिस लिनियस, यानी सी लिनियस बोला जाता है उनको शॉर्टकट में। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कॉर्लिनियस को किसका जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को बोला जाता है। किसे टैक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है? एक ही सवाल और पूछने का तरीका बार बार, तो यही है, लिनियस को जो है वो वर्गीकी का पिता माना जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा अगला प्रश्न है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज प्रयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो वह कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पौधों के 5 समूहों में बांटा जाता है। पौधों को कितने समूहों में? 5 समूहों में बांटा जाता है। इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? ये जो है प्रोटोकार्डेटा जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा जाता है। जो उनका नाम क्या है? एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ये जो है वो 5 जगत हैं जिसमें पौधों को बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी के वर्गीकरण का मूल इकाई है? तो जीवधारी के वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? जाति है, स्पेसीज है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का मूल इकाई जो होता है वह जाति होता है। अगला प्रश्न है, सजीव जीवों के वर्गीकरण का मूल इकाई है। सजीव जीवों के वर्गीकरण का मूल इकाई क्या होता है? वह जाति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत किसको वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजोआ को वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो यह जो है वंश जो होता है वह कुल और जाति के बीच आता है। अगला प्रश्न है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है? तो इसको हम लोग प्लांटी के अंतर्गत रखेंगे जिसमें कोशिका भित्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। सबसे पहले जगत है, फिर संघ है, फिर वर्ग है, फिर गण है, फिर कुल है, फिर वंश है और फिर जाति है। अगला प्रश्न है, प्राणी वर्गीकरण का पदनाम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। अगला प्रश्न है, उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषक है? इसको भी हम लोग क्या रखेंगे? प्रोटेस्टा के अंतर्गत इसको हम लोग रखेंगे। इसके अंदर प्रोटेस्टा के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूहों में शामिल जीवों में
पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है। तो मोनेरा जो होता है, मोनेरा समूह, उसमें शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। जो आइए इनके बारे में मुझे देखते हैं। वर्ष 1969 ईस्वी में जैव वैज्ञानिक R.H. व्हिटकर ने समस्त जीव जगत को 5 जगतों में बांटा था। कितने जगतों में? 5 जगतों में। उनका नाम क्या है? मोनेरा है, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटियम, एनिमेलिया में विभाजित किया था। इनमें से मोनेरा जगत के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वह तथा पूर्ण केंद्रीय होते हैं। पूर्ण केंद्रीय होते हैं। इनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होता है तथा उनका केंद्रक द्रव संपूर्ण कोशिका द्रव में फैला होता है। अगला प्रश्न है, जीन जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो व्हिटकर जो थे वो जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किए थे। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो उसमें जो है प्रोटोजोआ क्या है? शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता था। वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? पोषण है, पोषण। अगला प्रश्न है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को हम लोग एनीमेलिया के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने वर्गीकरण में किया था? जगत में कितने जगत में वर्गीकरण किया था? इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी क्या है? कितने वर्गों में किया था? तो 6 वर्गों में क्या किया था? विभाजित किया था। आइए देखते हैं ये 6 वर्ग कौन कौन से थे। ये 6 वर्ग थे। पहला था एनीमेनिया, दूसरा था प्रोटोजोआ, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी, पांचवा था क्रोमिस्ट्रा और छठा था बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के विभिन्न पदनामों में वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो जगत है, जो किंगडम है, उसमें सर्वाधिक संख्या है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो है वो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है जंतु जगत। क्या है? जंतु जगत, प्रोटेस्टा और प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिनमें से एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? इसको बाइनरी विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी विखंडन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन जो होता है वह द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन करता है। अमीबा जो होता है वह द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में जो है वो बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है, स्यूडोपोडिया जो है वो डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो अमीबा जो है वो उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्लेमाइडोमोनस इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो क्लेमाइडोमोनस जो है वो किंगडम प्रोटेस्टा से संबंधित है। किससे संबंधित है? किंगडम प्रोटेस्टा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, डैश बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? तो जो प्रोटोजोआ है वह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है जो प्रोटेस्टा के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनालिडा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है, जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा से ही हैं।
संघ एनालिडा में, संघ जो एनालिडा है उसमें जलीय, स्थलीय एवं स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। इनके अंतर्गत केंचुआ आते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा है। ये समुद्रवासी होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको द्विखंडन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा टॉपिक है पेरिफेरा। पेरिफेरा से डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो जो पेरिफेरा संघ के प्राणी होते हैं वह अगतिशील होते हैं, उनमें गति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइकॉन जो होता है वह एक अचल होते हैं। अगला प्रश्न है, डैश श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो जो स्पंज होते हैं वो श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, उनमें ये सारे अंग नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में स्पंज जो है एक पशु है। क्या है? एक पशु है। अगला प्रश्न है, तो सेलिन्ट्रेडा संघ से संबंधित है। पहला प्रश्न है, खोल के भीतर से निकलने वाले आर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है वो मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है? तो जो हाइड्रा होता है उसका शरीर जो है कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। हाइड्रा जो होता है वो सेलिन्ट्रेडा संघ का जीव होता है। कौन से संघ का जीव होता है? सेलिन्ट्रेडा संघ का जीव होता है। यह जीव और ये सममित एवं द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी एपिडर्मिस होता है। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन होता है और ये पुनरुद्भव की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं? तो जो हाइड्रा होता है ना, जो हाइड्रा होता है वह पुनर्जनन एवं मुकुलन दोनों द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। हाइड्रा जो होता है वह मुख्यतः तालाब, पोखर, झील और गड्ढों आदि के जल में एवं जलीय पौधे तथा वस्तुओं से चिपका रहता है। यह कभी कभी प्रचलन भी करता है। यह निडेरिया अथवा सेलिन्ट्रेडा संघ में का जंतु है। हाइड्रा किस संघ का जंतु है? तो निडेरिया या सेलिन्ट्रेडा संघ का जंतु है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है वो किससे प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में जो है वह मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। तो सिलेंट्रेड जो होता है उसका जो शरीर होता है वो कोशिका के दो परतों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पुनर्जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेलीफिश जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है? तो मुकुलन द्वारा कौन करता है? तो जो हाइड्रा होता है उसका प्रजनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डैश मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही लग रहा है। कालिका द्वारा विकसित नई जीव क्या है? कलिका द्वारा विकसित नई जीव क्या है? इसका सही आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा जो है, हाइड्रा का विकास कलिका के द्वारा भी होता है। अगला प्रश्न है, बर्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग करता है? तो हाइड्रा। हर एक क्वेश्चन का हाइड्रा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखा जाएगा। अगला जो हमारा संघ है उसका है प्लेहिस्मिलिन्थिज।
क्वेश्चन है, जानवरों के किस फाइलस को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेहेल्थमिनिज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, डैश नामक एक फ्लैट वर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंख के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाता है। इसका सही आंसर है प्लेनेरिया। अभी ऊपर ही इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो जो फीता कृमि जो होता है वह अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, टेपवर्म फाइल्स, टेपवर्म फाइलम जो है वह प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। प्लेटीहेल्मिन्थीज से क्या है? संबंधित है। अगला हमारा जो संघ है वो है एस्केहेल्मिन्थीज। डैश जो है एस्कैरिम का साधारण नाम है। जो राउंड वर्म है वो क्या है? एस्कैरिम का साधारण नाम है। एस्कैरिम का साधारण नाम है एनालिडा संघ जो है, जोंक जो है वो किस संघ से संबंधित है? तो जोंक जो है एनालिडा संघ से संबंधित है। जोंक जो होता है वह उभयलिंगी होता है, यह बाह्य परजीवी होता है। इसका शरीर लंबा चपटा और खंडों में विभक्त होता है। अगला प्रश्न है, डैश एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो जो एस्केरिम जो होता है वह एनालिडा संघ से संबंधित नहीं होता है, जबकि जोंक, केंचुआ और नेरिस जो होता है वह एनालिडा संघ से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो जो एनालिडा होता है वह मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, जबकि मूंगा, स्पंज और हाइड्रा जो होता है वह मुकुलन द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो केंचुआ जो है वो एनालिडा जो है वो संघ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? केंचुआ जो है वो एनालिडा संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्वचीय श्वसन डैश में होता है। त्वचीय श्वसन जो है वो केंचुआ में होता है। केंचुआ में कैसा श्वसन होता है? त्वचीय श्वसन होता है। और केंचुआ जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा जो है वो उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला संघ है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो होता है वो कीट किसके द्वारा श्वसन लेते हैं? तो कीट जो लेते हैं वो श्वास छिद्र के द्वारा श्वास लेते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के जो कीट होते हैं वो श्वास छिद्र के द्वारा क्या करते हैं? वो अपना सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो ऑर्थोपोडा जो है वो उनमें से एक नहीं है, जबकि पादपों का अन्य जो समूह है वो थैलोफाइटा है, आवृतबीजी है और नग्नबीजी है। और ये ऑर्थोपोडा जो है जंतु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पशुओं में इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो ऑर्थोपोडा में जो है उनके पैर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुज्का डोमेस्टिका जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, तेलचट्टा में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो तेलचट्टा में जो श्वसन होता है वो श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वसन होता है। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा समूह के जो पशु होते हैं उनके पैर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न है, डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो आर्थ्रोपोडा जो है वह जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो जो सहस्त्रपाद होता है उसका सबसे अधिक पैर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो जो झिंगुर होता है उसको सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है, कि जो मधुमक्खी है,
टर्माइट है और चींटी है, ये सब क्या हैं, ये सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। झिंगुर दल जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य होता है। कुछ झिंगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते हैं, जबकि अन्य सभी जो क्या है वो समजातीय कीट कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो अभी पढ़े हम लोग आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो मकड़ियों में जो आँखें होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 जोड़ी आँखें होती हैं। वर्तमान में जो है लगभग 40,000 मकड़ियों की क्या होती है? प्रजाति पाई जाती है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीट के दांत होते हैं? तो जो ततैलियाँ और भैरव होता है, जो तितलियाँ और भैरव होता है, इसका क्या होता है? इसमें दांत पाया जाता है। अगला जो हमारा संघ है वह है मोलस्का। कौन सा? मोलस्का। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावर मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो जो एंटीडोन जो होता है वह क्या है? वो मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो जो घोंघा होता है वह मोलस्का परिवार से संबंधित होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ जीव है और उससे संबंधित संघ। जो केंचुआ होता है वह एनेलिडा से संबंधित होता है। जो कॉकरोच होता है आर्थ्रोपोडा से संबंधित होता है। और जो स्टार मछली होता है वह इकाइनोडर्मेटा से संबंधित होता है, इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग जो है वो नीला होता है। और ऑक्टोपस जो होता है वह मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। और ऑक्टोपस में जो श्वसन वर्णक जो होता है वो हेमोसाइनिन जो होता है, हेमोसाइनिन पाया जाता है, और जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। हेमोसाइनिन के कारण रंग कैसा होता है? नीला होता है। हेमोसाइनिन में जो है कॉपर धातु पाया जाता है। हेमोसाइनिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कॉपर धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नैल जो होता है वो अपना लिंग बदल सकता है। अगला प्रश्न है, एक कर्णसीपी क्या है? एक कर्णसीपी क्या है? तो यह जो है एक बछड़ीय समुद्री घोंघा होता है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, और अगला हमारा संघ है क्या है? इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा। पहला प्रश्न है, इनमें से इस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव कौन से होते हैं? इकाइनोडर्मेटा होते हैं। और स्टारफिश क्या होता है? इसी में आता है। स्टारफिश किस में आता है? इसी में आता है। इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन सा आता है? स्टारफिश आता है, समुद्री आर्चिन आता है, जेलीफिश आता है और कटल फिश। ये सब किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। निम्न में से कौन सा मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है? तो जो सतपाद जो होता है वह मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है, जबकि जो सीपी होता है, घोंघा होता है और ऑक्टोपस होता है, ये सब मोलस्का संघ के जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तेलचट्टा और अन्य कीटों के उत्सर्जन अंग है? तो जो मालपिघनी नालिकाएं होती हैं वह तेलचट्टा एवं अन्य कीटों का क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो जो इकाइनोडर्मेटा है वह मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीवों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? जो इकाइनोडर्मेटा हैं वह पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री संघ के जीव हैं। अगला प्रश्न है, जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है? तो जो समुद्री खीरा होता है, समुद्री खीरा, उसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। समुद्री खीरा में क्या पाया जाता है? जल संवहनी प्रणाली पाई जाता है। स्टारफिश जो होता है, स्टारफिश किसका संबंधित? स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा समूह के अंतर्गत संबंधित है। अगला प्रश्न है, संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले होते हैं? तो जो इकाइनोडर्मेटा होता है शूलचर्मी। इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? समुद्री जीवों का संघ होता है। डैश जो होता है केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है। जो स्टारफिश होती है यह मछली केवल समुद्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह हमारा संघ है, अगला संघ कौन सा है? कार्डेटा संघ है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? जो व्यासीय समिति है यह जो है वो कशेरुकी की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो जो केंचुआ होता है वह कशेरुकी नहीं होता है, जबकि छिपकली, मेढक और मछली कशेरुकी होते हैं। इसमें
कशेरु दंड पाया जाता है, यानी रीढ़ पाया जाता है जिसमें वो कशेरुकी जीव होते हैं, जबकि केंचुए में ये रीढ़ नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की कार्डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो वे असममित होते हैं, यह उसकी विशेषता नहीं है, बाकी जो है सभी उसकी विशेषता है। अगला जो हमारा अगला जो संघ है वह है उभयचर, एम्फीबिया। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो टोड होता है, टोड, वह उभयचर संघ के अंतर्गत आता है। उभयचर वैसे जीव होते जो स्थल एवं जल दोनों में निवास कर सकते हैं, उन्हें उभयचर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? ट्री फ्रॉग के नाम से किसको जाना जाता है? हाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो जो मेढक है उसको हम लोग राना टिग्रिना वैज्ञानिक नाम है। अगला कुछ जंतु है उसका वैज्ञानिक नाम उसको हम लोग देखते हैं। जो भेड़िया है, भेड़िया को केनिल ल्यूपस, भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस ल्यूपस है। एशियाई मेढक का क्या नाम है? राना टिग्रिना है। बाघ का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस है। अगला क्वेश्चन है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश कक्षा होता है? तो उभयचरों में अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। कैसा हृदय होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इसमें बढ़ते हैं। उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। मछलियों में जो है वो 2 कक्षीय होता है, आलिंद और 1 निलय होता है। मगरमच्छ एवं पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। अगला है, डैश में 3 कक्षीय हृदय होता है। जो उभयचर होते हैं उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला है, उभयचर में बिना पंख के ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं। बिना पंख के क्या होते हैं? ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में साल्कों की कमी, त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी उभयचर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है? तो उभयचर वर्ग के प्राणी हैं उसमें श्वसन जो होता है गलफड़ों के द्वारा होता है और फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो जो मगरमच्छ है उसको हम लोग उभयचर के श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है हमारा सरीसृप, रेप्टाइल्स। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के दिल में डैश होता है? मगरमच्छ के दिल में जो है वो 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। और मगरमच्छ जो है वो रेप्टाइल वर्ग के जंतु के अंतर्गत आता है। किस वर्ग के जंतु के अंतर्गत? रेप्टाइल वर्ग के जंतु के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्रजातियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्रजातियों में शामिल नहीं है, तो जो सरीसृप है वह अकशेरुकी प्रजातियों में शामिल नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मगरमच्छों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम है? तो इसका आंसर नंबर सी सही है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक जो होता है वो मगरमच्छ के जीवन का आधार है। अगला प्रश्न है, वर्ग सरीसृप में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो जो सरीसृप वर्ग के जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा जो होती है शुष्क होती है तथा वे ग्रंथि विहीन होते हैं। किस वर्ग की? सरीसृप वर्ग के। अधिकांश सरीसृपों में एक जो होता है वह 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। अंडा देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडा देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडज प्राणी कहलाते हैं। अंडा देने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडज प्राणी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडा देने वाले प्रजातियों को हम लोग अंडज जानवर के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंडा देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो अंडा देने वाले प्राणियों को
क्या कहा जाता है? तो इन्हें अंडज कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को क्या बोला जाता है? हैचलिंग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो जो टोड है वो जंतु सरीसृप से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला जो संघ है वो है पक्षी संघ। कौन सा संघ है? पक्षी संघ है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो जो हमिंग बर्ड है वो किसके तरफ? पीछे की तरफ भी क्या होता है? उड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि और उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो जो हमिंग बर्ड है वो पीछे की तरफ उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। अगला प्रश्न है, बाज की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? तो बाज का चाल जो है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, एवीज में शामिल है। एवीज में क्या शामिल है? एवीज में जो है वो पक्षी वर्ग शामिल है। कौन सा वर्ग? पक्षी में वर्ग शामिल है। अगला प्रश्न है, पक्षी वर्ग में डैश होता है। पक्षी वर्ग में जो है वो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। पक्षी में क्या होता है? पंखों के साथ शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो जो हमिंग बर्ड होता है उस पक्षी का अंडा जो होता है वो सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो जो साइनस जो होता है वह वायु से भरी शारीरिक गुहा होता है। अगला प्रश्न है, तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो जो तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर, इसकी चोंच जो है इसके शरीर से लंबा होता है। हमिंग बर्ड का चोंच क्या होता है? शरीर से लंबा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डी वाला जीव क्या है? कीवी जो है वो रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में डैश होता है। पक्षियों में क्या होता है? पक्षियों में 3 कक्षीय हृदय होता है। पक्षियों में कैसा ही? पक्षियों में माफ़ कीजिएगा 4 कक्षीय हृदय होता है। कैसा हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। अगला प्रश्न है, डैश वर्ग प्राणियों में का रक्त गर्म होता है। तो पक्षी वर्ग का जो प्राणी होते हैं उनका रक्त कैसा होता है? उनका रक्त जो होता है वह गर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले हो? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो भिन्न है या बेमेल है। इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है इसका सही आंसर, जबकि स्तनधारी पक्षी और सरीसृप यह जो है तीनों संबंधित हैं। स्तनधारी सरीसृप पक्षी ये जो है कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग जो है वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? जो वह गर्म रक्त वाला जंतु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडा नहीं देता है? तो जो कोयल होता है वह अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। अगला हमारा संघ है वह है स्तनधारी मैमल संघ है। कौन सा संघ है? स्तनधारी मैमल है। स्तनधारियों का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? तो स्तनधारियों का हृदय जो है वो 4 प्रकोष्ठ का होता है। प्रश्न है, स्तनधारी जानवरों के डैश होता है। स्तनधारी जानवरों में 4 कक्षीय हृदय होता है। कितना हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी? तो जो प्लेटिपस है जो वो अंडा देने वाला क्या है? स्तनपायी है। प्लेटिपस क्या है? अंडा देने स्तनपायी है। अगला प्रश्न है, स्तन इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इसमें हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इनके हृदय में कितना होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। स्तनधारियों के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। स्तनधारियों की मुख्य विशेषता पर थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं। स्तनधारी जंतुओं में 4 प्रकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। स्तनधारी जो होता है अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, और स्तनधारी जो होते हैं उनका शरीर में बाल होता है। जो स्तनधारी होते हैं उनका नियत ताप प्राणी होता है। वे कैसे होते हैं? वो नियत ताप प्राणी होते हैं। और कुछ स्तनधारी जो है अंडे देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडाना। प्लेटिपस और एकिडाना स्तनधारी वैसे हैं जो क्या अंडा देने वाले स्तनधारी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिलस का उदाहरण है? मार्सुपिलस का उदाहरण कौन सा है? कंगारू जो है वो मार्सुपिलस का उदाहरण है। कंगारू जो है मार्सुपिलस उपवर्ग के अंतर्गत आता है।
इस उपवर्ग का जो मादा प्राणियों के पेट में थैला रहता है उसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या बोला जाता है? ड्रोमडेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल है। और भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज़ जानवर कौन सा है? चीता है। और सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। और सबसे ऊंचा जो है वो जानवर जिराफ है। प्रश्न है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को जो है पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। लेमर क्या है? लेमर जो होता है वह मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। लेमर क्या होता है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। अगला प्रश्न है, विविपार क्या है? विविपार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं उसको विविपार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैबिट जो है वो संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपाइयों में क्या होता है? बालों के साथ ग्रंथि वाला त्वचा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लिखित कथन पूरा करें। एक मध्यकालिका जंतु में होता है एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करना। उन्हें हम एक मध्यकालिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, 4 कोष्ठकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं वो स्तनधारी होते हैं। 4 कोष्ठकीय हृदय वाले गर्म युक्त प्राणी कौन से होते हैं? स्तनधारी होते हैं। डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। जो कंगारू होता है वह बहुत ही कमज़ोर अविकसित बच्चों को जन्म देता है। डैश अल्पज्ञ विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो कंगारू जो होता है वो अल्पज्ञ विकसित बच्चों को क्या करता है? जन्म देता है। अगला प्रश्न है, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है। उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। अगला प्रश्न है, वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो जो सांप जो है वो इस संघ से संबंधित नहीं है, यानी मैमल से संबंधित नहीं है। सांप जो किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो जो पोर्पोइसिस जो होता है वह पराध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो हाथी, भालू तथा गेंडा जो है वो स्तनधारी जीव हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य मैमलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो वह छिपकली जो है वो रेप्टाइल्स वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। तो जो डॉल्फिन जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे तेज, अगला प्रश्न क्या है? विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो जो चीता है वो विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर है। अगला प्रश्न जो है वो मत्स्य वर्ग से, किस वर्ग से? मत्स्य वर्ग से। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? आइए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, जबकि उनकी त्वचा साल्कों से ढकी होती है, सही है। और उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी सही है। ये अपने गलफड़ों का प्रयोग करके पानी में घुलनशील ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मत्स्य वर्ग की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आइए उनको हम देखते हैं। ये धारारेखीय शरीर होता है इनका, हृदय में 2 प्रकोष्ठ होता है, श्वसन हेतु ये गलफड़ी या गिल्स का प्रयोग करती हैं, और यह अंतःकंकाल उपस्थित होता है। इनमें क्या होता है? अंतःकंकाल उपस्थित होता है। और ये त्वचा जो है सल्कों से ढकी हुई होती है। इनकी जो त्वचा होती है किससे ढकी हुई होती है? तो सल्कों से ढकी होती है। और ये असमतापी होते हैं। क्या होते हैं? असमतापी होते हैं मत्स्य वर्ग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपास्थि युक्त मछली है? तो जो शार्क है वो उपास्थि युक्त मछली होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। यह बिल्कुल गलत है। जबकि मछलियों के गलफड़ों के द्वारा श्वसन को पंप किया जाता है, यह ऑक्सीकृत होती है, यह एकदम सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मछलियों के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? वही क्वेश्चन फिर से इसमें भी वही आंसर होगा, केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं, मछली में पाया जाता है। सेम क्वेश्चन, मछली में केवल 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एस्क्यूडोकॉम की उपस्थिति होती है, यह गलत है। जबकि हड्डी उपास्थि का अंतःकंकाल होता है, गलफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और सल्क बहिकंकाल होता है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करें, रिक्त स्थानों को भरें। डैश एक सही मछली है, निम्न में से कौन सा एक सही मछली है? तो जो डॉग फिश है वो क्या है? एक सही मछली है। कुछ जंतु दिया है, उससे संबंधित संघ दिया, जैसे कैटल फिश किससे संबंधित है? मोलस्का से संबंधित है। आरेलिया या जेली फिश किससे संबंधित है? नाइडेरियन से संबंधित है। कुत्ता मछली या डॉग फिश किससे संबंधित है? संघ कार्डेटा संघ या कॉन्ड्रिक्टन से संबंधित है। और सांप जो होता है वो संघ कार्डेटा या सरीसृप से संबंधित है। आगे आप देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? मत्स्य वर्ग से कौन सा जीव संबंधित है? तो जो डॉग फिश है वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्षा होता है? तो जो रोहू होती है उसके हृदय में केवल 2 कक्षा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? जो मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है, मेढक है और कछुआ है। ये जो समुद्री घोड़ा है यह सबसे भिन्न है, क्योंकि मगरमच्छ, कछुआ और मेढक ट्रांट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रेंट्रापोडा के अंतर्गत है, जबकि समुद्री घोड़ी जो है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सबसे जहरीला मछली कौन सा है? तो पफ्फर जो मछली है, पफ्फर मछली जो है वो सबसे जहरीली मछली है। इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो मानव शरीर है, और इसको हम लोग इसके बाद आने वाले भाग में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।